सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, महंगा पड़ के आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक ऐसा कैरेक्टर रिटर्न लेने वाला है जिसको देख के वन पीस की दुनिया हिलती है। एंड आई नो आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अकागामी नो शैंक्स, यानी कि रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन शैंक्स। शैंक्स इज गोइंग टू मेक अ मूव इन दिस चैप्टर एंड ये मूव कोई छोटा मोटा मूव नहीं था। दिस विल एक्चुअली गिव यू रॉजर वाइब्स कि आपको लगेगा कि गोल्डी रॉजर एक्चुअली में शायद रीइंकार्नेट हो गया। एंड जो मूव मारा है ना शैंक्स ने, दिस इज फर्स्ट टाइम कि हमने देखा शैंक्स कोई मूव यूज कर रहा है जिसका नाम है। सो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर बहुत ही भयंकर हो गया है। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि वो मूव हमने पहले देखा है रॉजर के साथ, शैंक्स थोड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है और छोटा मोटा खेल नहीं खेला उसने। ही लिटरली एलिमिनेटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्स्ट जनरेशन विद इन मिनट्स। उसकी पूरी की पूरी क्रू खत्म कर दी। तो अगर आपको सारे स्पॉयलर्स के बारे में डिटेल में जानना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए जेंटली भाई इंट्रो लगा दो। चैप्टर नंबर 1079 एंड इसका टाइटल होने वाला है, गेस करो द टाइटल, द रेड हेयर्ड योंको पायरेट्स। अभी तक हमने टाइटल्स देख लिए लाइक बिग मॉम पायरेट्स, बीस्ट पायरेट्स। अब टाइम आ चुका है कि हम एक्चुअल लोगों को देखें एंड दैट इज द रेड हेयर्ड पायरेट्स। चैप्टर का टाइटल बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस चैप्टर के कई सारे पैनल्स में हमें अलग अलग रेड हेयर्ड पायरेट्स के लोग अलग अलग कांड करते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जायंट्स कुछ कर रहे हैं जो कि शैंक्स के साथ काम करते हैं, शैंक्स कुछ कर रहा है वो तो दिखेगा ही। एंड आई एम होपिंग कि जो चीजें हमें स्पॉयलर्स में देखने को मिली है वो आने वाले मांगा के कुछ पैनल्स में देखने को मिल जाए, लाइक बेन बैकमैन क्या कर रहा है, योसोप क्या कर रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रेड हेयर्ड पायरेट्स पड़ा है। एंड लेट्स से कि अगर इस चैप्टर में हमें उतना रेड हेयर्ड पायरेट्स के बारे में देखने को नहीं मिलता तो मैं ये होप लगा के बैठा हूँ कि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें हमें और भी ज्यादा शैंक्स के क्रू मेंबर्स देखने को मिलेंगे। मतलब शैंक्स का क्रू थोड़ा बहुत एक्सप्लोर होगा थ्रू आउट द एगेड आर्क। ऑल्सो हमारे जर्मा की कवर स्टोरी खत्म हो चुकी है, यानी कि जो जर्मा 66 का जो कवर स्टोरी इतने टाइम से चल रहा था, सीजर क्लाउन देखा हमने, उसमें पुडिंग का भी सीन देखा, तो वो खत्म हो चुका है। और अब वापिस से ओडा सेंसे फैन रिक्वेस्ट पे ड्राइंग बनाएंगे। सो राइट ऑफ द बैट स्पॉयलर्स बहुत ही ज्यादा सही चीज से स्टार्ट होता है एंड दैट इज सरकारी नौकरी के धोखे। हमने होते हुए देखा बहुत बार वन पीस के वर्ल्ड में दैट सरकारी नौकरी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, असली दुनिया में प्राइवेट नहीं है और वन पीस के दुनिया में सरकारी नौकरी स्टेबल नहीं है। तो इस बार इन्होंने यॉक को चोट दिया। यॉक को बोला था भाई तुम आ जाओ हमारे घर मरीजोज में, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे, तुम्हें हम एक सेलेस्टियल ड्रैगन बना देंगे और तुम आराम से पूरी जिंदगी काट सकते हो। ऐसा सुन के यॉक ने वेगापंक को बिट्रे कर दिया और अब यॉक को ही वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पीछे से गोली मार दी। मतलब हम आपके पीछे आप हमारे पीछे, टू मच फन वाला हिसाब यहाँ पर हो गया। ये वाला सीन देख के लिटरली मुझे वो वाला मीम याद आ रहा है जिसमें चर्च में एक के पीछे एक लोग गन लेके खड़े रहते हैं और उधर से कोई स्नाइपर खड़ा होता है। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मीम। खैर यॉक इस चीज से बहुत ज्यादा टूट गई है, ऑब्वियसली उसका दिल टूट गया, तो उसने भी सेराफिम्स को ऑर्डर कर दिया कि सबको खत्म कर दो सिवाय वेगापंक की मेन बॉडी को। और ये चीज मुझे और नहीं समझ में आ रहा, लाइक यॉक तुम्हारा दिमाग काम कैसे कर रहा है, तुम्हारा ग्रीड किस टाइप का है। ऑलरेडी ग्रीड से तुम एक बार चुट चुकी हो और अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब ऑलरेडी तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया है, मतलब तुम्हें भी इवेंचुअली खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे सबसे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि तुम सबकी हेल्प लेके यहाँ से जल्दी से भाग निकलो। लेकिन अब तुम्हारा प्लान एकदम अलग हो गया, अब तुम सबको खत्म कर दोगी और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये कभी सोचा है? तो यहाँ पर यॉक के ऐसा करने का जो रीजन है वो मेनली यही है, उसका ग्रीड। वो चाहती है वो अकेली वेगापंक रहे और वो चाहती है वो आराम से रहे। आराम वाले चक्कर में वो चुट चुकी है तो वो ओनली वेगापंक रहना चाहती है, तो उस चीज को ट्राई कर रही है कि वो चीज पा जाए, बट इस चक्कर में उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उसको नहीं पता। खैर ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉइलर था और ये उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ स्पॉइलर पे पूरा का पूरा ट्विटर टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एगहेड आइलैंड के पास में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का फ्लैग लगा हुआ एक शिप देखा गया है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट भयंकर स्पॉइलर थ्रू आउट द मंथ। अभी तक लाइक 10-15 चैप्टर्स आ चुके हैं शायद एगहेड आर्क में, और इससे बढ़िया स्पॉइलर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने ये माना था कि हम सबका चहेता ट्रफल्गर लॉ इस समय ब्लैक बियर्ड से फाइट कर रहा है एंड समहाउ वो वहां से बच के निकल गया। लेकिन क्योंकि ब्लैक बियर्ड की शिप इस समय एगहेड आइलैंड पे आ चुकी है तो स्पेकुलेशन ये लग रहा है कि लॉ पिल चुका है, अब लॉ नहीं जिंदा रहा। इवेंचुअली हमें सुनने को मिलेगा ब्लैक बियर्ड के मुंह से रूम, यानी कि ब्लैक बियर्ड अब रूम शाम्बल्स यूज करेगा और उसने लॉ के साथ शाम्बल्स कर दिया। तो भाई मैं यहाँ पे कहूंगा कि वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान में लेने की जरूरत है। ट्विटर के लोग पागल हुए जा रहे हैं, शायद वो इतने ध्यान से नहीं देख रहे, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक शिप आई है जिसपे ब्लैक बियर्ड पायरेट का फ्लैग है। इसका मतलब कि ब्लैक बियर्ड के जो टाइटैनिक कैप्टन है उनमें से किसी की भी शिप ये हो सकती है, पॉसिबल इस पे शिरयू और
कूजान हो सकता है, या फिर कैटरीना डेवॉन वगैरह कोई भी टाइटैनिक कैप्टन इस पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्लैक बियर्ड ही यहाँ पर हो और उसने लॉ को डिफीट कर दिया हो। अभी भी हमें टाइमलाइन का क्लियर नहीं है कि लॉ किस टाइमलाइन में फाइट कर रहा है ब्लैक बियर्ड से। जहाँ तक मुझे लगता है एगहेड आइलैंड के साथ ही ट्रेफल्गर लॉ का सीन चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बियर्ड इतनी जल्दी लॉ को डिफीट कर देगा, और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस सा लग रहा है कि ब्लैक बियर्ड उसका डेविल फुट चुरा लेगा। तो मुझे लगता है ओडा सेंसे ये वाला रोड चलने का कोशिश करेंगे कि आपको ऑलरेडी पता हो स्टोरी में क्या होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है गाब शायद ट्रेफल्गर लॉ को बचा ले। वैसे बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, सो आई डोंट नो कि आगे क्या हुआ। इसके बाद हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ मांगा खत्म होता है, सेकंड हाफ ऑफ मांगा चालू होता है, जहाँ पे हम पहुंचते हैं सीन एल्बाफ पे। एल्बाफ का सीन इस समय चालू हो चुका है और आपको पता है एल्बाफ पे बहुत बड़ा कांड होने वाला, दैट इज किड वर्सेस शैंक्स। मुझे कभी कभी किड के दिमाग को समझने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो क्या सोच के काम करता है। इवन लूफी भी काइडो को हराने से पहले उसने लॉ के साथ फॉर्मेशन बनाया था, ऐसे डायरेक्टली नहीं वो चला गया था। अभी किड के अंदर क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया बिग मॉम को हराने के बाद कि वो लिटरली जाके शैंक्स को पेलने चला गया है। तो भाई किड ऑब्वियसली जाके शैंक्स से फाइट करेगा, एंड शैंक्स चूतिया आदमी तो है नहीं। तो शैंक्स गया और उसने यूज किया कामू सरी यानी कि डिवाइन डिपार्चर, जो कि गोल्डी रोजर इटसेल्फ का मूव है। ये एक ऐसा मूव था जिससे ओडेन भी 10 पेड़ दूर जाके एक पेड़ पे लड़ के नीचे गिर गया। दैट इज द मूव जो कि शैंक्स ने अभी अभी किड के ऊपर मारा है। एंड माइंड यू ओडेन जैसा बंदा भी इस मूव से घायल हो गया था। अभी ओडेन की इतनी ड्यूरेबिलिटी किड की नहीं है कि किड को आप 1 घंटे उबलते हुए तेल में छोड़ दो और किड जिंदा रह जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, किड यहाँ पर खत्म है इसी मूव के बाद। मुझे नहीं लगता किड ज्यादा देर तक टिक पाएगा शैंक्स के सामने। आई होप अधमरा ना हो गया, शायद शैंक्स ने उस पर रहम खा के उसे छोड़ दिया हो, बिकॉज दोनों के बाल लाल है शायद इसलिए। इसके बाद जब किड को एक बार में बात नहीं समझ में आई तो शैंक्स ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि ये इस तरह से समुद्र पे नहीं घूम सकता। तो इसीलिए डोरी और ब्रोगी को ऑर्डर दिया कि भाई इसकी शिप खत्म करो। तो डोरी और ब्रोगी इतने बड़े जायंट्स हैं, उन्होंने तुरंत उसके शिप को खत्म कर दिया और सारे के सारे क्रू भी खत्म हो गए। देखो यहाँ पे बात यह है कि शैंक्स एक योंको है और किड अभी भी लाइक अपने अर्ली 20s में या लेट 20s में होगा। 40 साल के आदमी से, 40 साल के पायरेट से वो फाइट करने जा रहा है। तो शायद किड को थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए था कि वो किसके टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लोगों ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि अगर लूफी होता किड की जगह और शैंक्स उससे फाइट करता तो डोरी और ब्रोगी किसकी साइड लेते। यहाँ पे ऐसे आंसर्स आ रहे थे कि डोरी और ब्रोगी किसी की साइड नहीं लेते, वो चुपचाप खड़े होकर देखते इन लोग की फाइट। तो आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। रेडिट पे ये चीज डिस्कस हो रही थी। खैर अब किड का क्रू हार गया और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो किड अपने घुटने टेक देता है और अपने जो पोनिग्लिफ्स हैं वो लोग रेड हेयर्ड पायरेट्स को दे देते हैं। और जो लास्ट लाइन होती है इसके बारे में हर चैप्टर में बात करता हूँ कि लास्ट लाइन के साथ चैप्टर खत्म। तो इस बार वो लाइन शायद ऐसी होगी कि किड पायरेट्स को खत्म कर दिया गया, यानी कि किड पायरेट्स आर एक्सटर्मिनेटेड। इस तरह से लिखा हुआ है जैसे दुनिया में से कीड़ों को खत्म कर दिया गया, एक्सटर्मिनेट कर दिया गया, इस टाइप का लिखा हुआ है। तो आई थिंक किड के पास शायद दिमाग कम था और वो गलत जगह पे गलत टाइम पे फाइट करने चला गया। क्या आपको क्या लगता है, क्या किड वापस से लड़ने आएगा जैसे वो काइडो के साथ लड़ने गया था? बट इस बार उसकी बहुत बेइज्जती हो गई, लिटरली उसने अपने पोनिग्लिफ्स तक दे दिए हैं। तो मुझे लगता है किड कुछ उखाड़ पाएगा, उसने टिपिकली हार मान ली है। बट किड ऐसे ही डायरेक्ट जा क्यों रहा था कि योंको से लड़ने? उसको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। एटलीस्ट अपने एलाइज को इकट्ठा करते, और अगर उनकी कोई ग्रैंड फ्लीट है शायद होगी तो उनको इकट्ठा करते। ऐसा थोड़ी ना कि आप जाके किसी को भी पेलना शुरू कर दो और वो इतना कमजोर होगा कि तुमसे हार जाएगा। थोड़ा सोचना चाहिए था किड। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको स्पॉयलर्स कैसे लगे। वैसे गाइस किड मरे या ना मरे, ब्रूक मर के जिंदा हो चुका है। तो अगर आपको उसके डेविल फ्रूट के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी रिवाइव फ्रूट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर आपको जानना है कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स कौन है वानो वॉक के बाद, तो उसका लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप ये वाले वीडियोस को एंजॉय करो और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।